हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ लॉकडाउन में अपने घर पर रहकर ही अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे और अपना गृह कार्य भी कर रहे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने क्षितिज भाग 1 के पाठ 1 के यानी कि 2 बैलों की कथा, जिनके लेखक प्रेमचंद हैं, के वाचन एवं व्याख्या थोड़ा सा पाठ पढ़ा और उसकी व्याख्या के बारे में जाना। अब हम इससे आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने जाना कि किस प्रकार से दोनों बैल थे, एक दूसरे के भाव को समझते थे, बिना किसी को बोले हुए, बिना भाषा के ही, मूक भाषा में ही विचार विनिमय कर लिया करते थे। एक दूसरे के साथ रहते, दोस्ती हो गई थी और एक दूसरे के लिए चाहते थे कि मैं वजन ज़्यादा लूं। और बाद में एक दिन झूरी का साला, जो बैलों का मालिक था, उनका साला गया, अपने घर लेके गया, लेकिन बैलों को ऐसा लगा कि उन्हें बेच दिया गया है और वे उस घर को छोड़ने के लिए नहीं तैयार थे। फिर भी जाना पड़ रहा था। मन ही मन सोच रहे थे कि मालिक ने हमारे अंदर ऐसा क्या कमी पाई जिसके कारण वो हमें बेच दिया गया है। तो वो सोच रहे थे कि मालिक ने हमें क्यों बेचा। तब तक संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान इस पर पहुंचे, यानी कि शाम के समय झुरी का साला गया, उन दोनों बैलों को अपने घर लेकर पहुंच गया। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी मुंह न डाला। जब चारे का जो पात्र होता है, खोर या लाश होती है, वहां पर लगाया गया तो एक ने भी मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था। आज उनसे वह छूट गया है और यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते हैं। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की कि एक दूसरे को कनखियों से देखा। सलाह की मूक भाषा में कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं। एक दूसरे को कनखियों से देखा, यानी कि तिरछी नजरों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, सोता पड़ गया का मतलब सभी लोग सो गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगाहे तुड़ा डाले, यानी जो रस्से बंध रहे थे वो तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगाहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल इसे तोड़ सकेगा, पर दोनों ने उस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में ही रस्सियां टूट गई। अतः झुरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े। चरनी का मतलब जहां, एक तरह से वह स्थान जहां बैलों को चरने के लिए छोड़ा जाता है, वो चरनी है। दोनों बैल चरनी पर खड़े थे। घुटनों दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटका हुआ था। गराव यानी कि वह गराव का मतलब होता है बैलों को गले में जो रस्सी के साथ वो जो जुड़ा सा, यानी कि जो खूटा सा है, वो डाला जाता है। गराव रखा हुआ था, लटका हुआ था। घुटनों तक पांव कीचड़ से भरे हुए थे और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। यहाँ विद्रोह में स्नेह कहा गया, यानी कि विद्रोह की भावना थी, लेकिन फिर भी अपने मालिक के प्रति स्नेह, सम्मान का भाव दिखा रहे थे। वो विद्रोह किस बात का था कि आपने हमें यहाँ से क्यों बेच दिया, हमें क्यों निकाल दिया, इस प्रकार का विद्रोह था। लेकिन वो स्नेह ये था कि अब हम यहाँ इस स्थान के अलावा कहीं और जाकर के खुश नहीं है, हमें अपने पास ही रख लीजिए, ये स्नेह की बात थी। झुरी दोनों बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगाया। प्रेमालिंगन और चुंबन का दृश्य बड़ा ही मनोहर था। प्रेमालिंगन, प्रेम से गले लगाने वाला, चुंबन और चुमने वाला, ये दृश्य बहुत ही मनोहर था, सुंदर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे।
गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। यह निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र, सम्मान पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया। चोकर यानी कि बूर, और कोई भूसी, कोई चूरा, वो चारा लेके आया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैलों को किसी के पास नहीं होंगे ऐसे बैल। दूसरे ने समर्थन किया कि इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं, यानी पिछले जन्म में कोई आदमी रहे होंगे, इंसान रहे होंगे, ये वो हैं। इस प्रकार इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं, प्रतिवाद विरोध, कि उस जन्म के आदमी है, पिछले जन्म के ये आदमी है, इंसान, पिछले जन्म में ये इंसान थे, इस बात का विरोध करने का किसी ने साहस नहीं किया। झुरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। झुरी की पत्नी ने जब उन दोनों बैलों को वापस द्वार पर देखा, दरवाजे पर खड़े देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया भाग खड़े। कितने नमक हराम का मतलब होता है कि काम से चोरी करने वाले, कामचोर, या अपने सेठ के साथ, अपने मालिक के साथ, अपने स्वामी के साथ गद्दारी करने वाले, ऐसे नमक हराम बैल हैं, ये कामचोर बैल हैं, जो एक दिन भी वहां पर नहीं रुक पाए। झुरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, अब यह आरोप अपने बैलों पर नहीं सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? ये नमक हराम आप इसको नहीं कहोगे, नमक हराम नहीं है ये। अगर वहां पर इनको चारा दाना नहीं दिया गया होगा, अच्छी तरह खाने को नहीं दिया गया होगा, तो क्या करते? ये भाग आए बेचारे। स्त्री ने रोब के साथ कहा, यानी कि गुस्से में रोब के साथ कहा कि बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं, नहीं तुम ही अच्छी तरह से बैलों को खिलाना जानते हो, बाकी सब तो अपने बैलों को केवल पानी पिला कर ही जिंदा रखते हैं। झुरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, उसकी पत्नी चिढ़ गई। भाग गई इसलिए कि ये लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं। वे लोग जो हैं तुम्हारी तरह बैलों को सहलाते नहीं है, यानी प्यार प्रेम से हाथ नहीं फेरते हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। अगर खाना पानी देते भी हैं, चारा पानी देते हैं, तो उतना ही जोत करके काम लेते हैं, उतना ही अधिक काम उनसे लेते भी हैं। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। तो वो बताया कि अगर वो खिलाते हैं तो रगड़ कर का अच्छी तरह से काम भी लेते हैं, मेहनत भी करवाते हैं, और ये ठहरे दोनों कामचोर, भाग निकले वहां से। काम तो इनसे किया नहीं गया, काम तो बस ही नहीं था। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। अब कोई खली, चोकर और भी मतलब जो आइटम है वो नहीं मिलेंगे, केवल सूखा भूसा मिलेगा। फिर देखते हूँ क्या होता है। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, बिल्कुल फीका जो है तूड़ा या भूसा था, और उसमें न कोई चिकनाहट थी, न कोई रस था, न कुछ मिलावट थी। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे, देखने लगे कि कोई आए हमें जो है चारा डाले। झुरी ने बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां बसाऊं तेरे साथ। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा दिया जाए। बैलों ने हो गया था ये तो, सॉरी। झुरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला? ना दादा, पीछे से तुम भी उनकी सी कहोगे, यानी अब तो आप कह रहे हो कि चुरा कर डाला, लेकिन जैसे ही वो मालकिन जो है पूछेगी कि चोरी किसने डाली है, तो आप मेरा ही नाम दे देंगे, मुझे ही फंसवा देंगे। दूसरे दिन झुरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क
कि खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने उसे संभाल लिया। जैसा कि पहले पाठ परिचय में बताया गया था कि मोती जो है वो गर्म स्वभाव का आदमी है, गर्म दिल का आदमी है, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में है, जो क्रांति के रूप में आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे, ऐसे उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी रिप्रेजेंटेटिव है। और दूसरा जो हीरा है वह सहनशील है, नरम दिल का है। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांध दिया और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही यानी मजा चखाया यानी कि अच्छी तरह पीटा उनको। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया और अपने दोनों बैलों को खली चूरी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। झुरी इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। उसकी टिटकार यानी कि थोड़ा सा बोलने पर ही दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी है, आहत सम्मान की व्यथा तो थी, उस पर मिला सूखा भूसा, यानी कि मान सम्मान तो बेचारे का खराब हुआ ही, वो तो बिगड़ा ही, ऊपर से खाने को भी सूखा भूसा मिला। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई, यानी आंखें उठाने का ही मन नहीं कर रहा था, खाने की तो बात बहुत दूर की बातें हैं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया, हल लेकर भाग गया। यानी कि वह इतना गुस्से में आया कि वह हल लेकर भाग गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है, बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो जान ही ले ली थी। अब की बार मार पड़ेगी, पढ़ने दो, बैलों का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। यानी कि ऐसा तो होना ही है भाई, बैलों का जन्म लिया है और बैलों के नसीब में मार खाना ही लिखा है। एक बात लेखक यहाँ पर इसको आजादी स्वतंत्रता आंदोलन की ओर जोड़ना चाहता है कि गुलाम देश में जन्म लिया है, गुलामी का जीवन जीना है, तो भाई मार से क्या, हमें तो अत्याचार, तो अंग्रेजों के अत्याचार तो सहने पड़ेंगे ही, यहाँ ये कहना चाहता है। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दो कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। अगर गया मुझे मारने की कोशिश करता है तो मैं भी एक दो को गिरा ही दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है कि हमारी जाति में मालिक पर हाथ उठाना, ऐसा धर्म नहीं है। मोती दिल में अटकर रह गया। गया आ पहुंचा, दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई, अच्छा हुआ कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके जेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है, सलामती है, अच्छा है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर इन दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ ये पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण है। पाठ के पीछे आशय स्पष्ट करने में, भावार्थ स्पष्ट करने में ये पंक्तियां पूछी गई है कि उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इस प्रकार कहा गया है कि वो एक रोटी, इतने बड़े शरीर में रोटी का क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उनके हृदय को भोजन मिल गया। यानी कि उनके हृदय में, उनके मन में ये शांति हो गई, उनके मन में ये प्रसन्नता तो हो गई कि इस घर में भी हमें भी कोई चाहने वाला तो है, हमसे प्रेम करने वाला तो है, हमारे बारे में सोचने वाला तो है। यानी कि उनके हृदय में शांति हो गई कि इस घर में उन्हें भी कोई प्रेम करने वाला है।
यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे भी मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उनसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, हमदर्दी हो गई थी, मित्रता सी हो गई थी, सहानुभूति सी हो गई थी। फिर यहाँ पर एक प्रश्न और बनेगा कि दोनों बैलों के प्रति लड़की को दोनों बैलों के प्रति प्रेम क्यों उभर कर सामने आया, प्रेम क्यों उभरा। तो इसमें भी यही बात है कि दोनों लड़कियों दोनों बैल थे और लड़की थी, और लड़की की माँ मर चुकी थी। लड़की के साथ मार पिटाई की जाती, सौतेली माँ उसको मारती पीटती थी। उसी प्रकार दोनों बैलों को भी जो है बुरा व्यवहार किया जाता था, खाने को सूखा भूसा दिया जाता था, मारा पीटा जाता था, काम बहुत ज्यादा लिया जाता था। तो दोनों की परिस्थितियां एक समान थी, और दोनों की परिस्थितियां एक समान होने के कारण ही उस लड़की को बैलों के प्रति सहानुभूति हो गई थी। तो ये प्रश्न बनेगा, जरा ध्यान रखना, इसी एक ही पैराग्राफ से पीछे के 2 प्रश्न बनेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिए। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते, और रात को भी वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी, यह एक तरह से संपन्नता थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दुर्बल न होते, कमजोर नहीं होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। यानी दोनों की आंखों में विद्रोह की भावना जरूर भरी हुई थी, लेकिन वो कमजोर नहीं होते। क्यों? क्योंकि उस लड़की से उन दोनों को एक तरह से स्नेह रूपी भोजन मिल रहा था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता हीरा, करना क्या चाहते हो? एक आधों को सींगों पर उठाकर फेंक दूं? प्रेमचंद एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूं, लेकिन जानते नहीं हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है। वह तो जो इस घर का मालिक है, वह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। यहाँ पर फिर एक प्रश्न बनेगा, औरत जात पर सींग चलाना मना है, लेखक के क्या विचार है औरत के प्रति, नारी जाति के प्रति? तो यह है नारी जाति के प्रति लेखक के सम्मान के भाव हैं, आदर के भाव हैं। वे भी पूरी नारी जाति को पूरे समाज में सम्मान की दृष्टि से देखना चाहते थे, सम्मान दिलवाना चाहते थे। उनका मानना था कि नारी पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों एक ही जो है एक ही प्रकार से एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और दोनों ही समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, दोनों को सम्मान मिलना चाहिए। इस प्रकार से ये प्रश्न भी यहाँ बनेगा। तो 2-3 प्रश्न हो गए हैं। आज मैं आपको कुछ प्रश्न देता हूँ गृह कार्य में फाइंड आउट करने के लिए होमवर्क के रूप में। आशा करूंगा कि आप जरूर इनको करेंगे। तो पहला प्रश्न जो बनता है वह बनता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि प्रश्न संख्या 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? दूसरा है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। लेकिन औरत जात पर, प्रश्न संख्या 6, औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए, और उसके बाद प्रश्न संख्या 9, आज से स्पष्ट कीजिए। इसके 2 भाग हैं, दोनों ही भाग करने हैं। पहला भाग है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जो जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। और दूसरा है कि उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल जाता। तो आज प्रश्न संख्या 2, 4 तो मैंने पिछले में ही करवा दिए थे। चौथा प्रश्न तो 2,
6 और 9, ये 3 प्रश्न आपको फाइंड आउट करने हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। बड़ी हुई ऑडियो बनती जा रही है, 20 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। तो अगले ऑडियो में, अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए घर पे सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।